Hello students, today we will learn about the three domain system given by Carl Lewis. थ्री डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन का सिस्टम है जिसको दिया था साइंटिस्ट कार्ल लूइस ने 1990 में. As we studied in the previous lecture, 1969 तक जो क्लासिफिकेशन चलता था उसमें ऑल ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था टू ग्रुप्स में, प्लांट एंड एनिमल. टू ग्रुप्स बना दिए थे, प्लांट ग्रुप एंड एनिमल ग्रुप. तो प्लांट लाइक जो भी ऑर्गेनिजम्स थे उन सबको रख दिया था प्लांट ग्रुप में, और जो एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स थे उनको फिर एनिमल ग्रुप में रख दिया था. तो 1969 तक यही स्कीम चली थी क्लासिफिकेशन की. उसके बाद फिर साइंटिस्ट R.H. व्हिटेकर ने अपनी स्कीम दी जिसमें उन्होंने 5 किंगडम्स बनाए क्लासिफिकेशन के लिए, और सारे ऑर्गेनिज्म को फिर 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया. तो उन्होंने जो किंगडम्स बनाए थे वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांट. अब ये स्कीम चली फिर 1990 तक. 1969 तक प्लांट एंड एनिमल वाली स्कीम चली, और 1969 से 1990 तक R.H. व्हिटेकर की ही स्कीम चली. सब साइंटिस्ट ने उसे सफिशिएंट माना. फिर बाद में जब 1990 में कार्ल लूइस ने कहा कि वो स्कीम जो थी वो इतनी अप्रोप्रिएट नहीं थी, क्योंकि वो फिर उन ग्रुप्स के बीच में सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी अच्छे से. इसलिए कार्ल लूइस ने फिर 1990 में अपनी स्कीम दी. उन्होंने सारे जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं अर्थ पर उन सबको डिवाइड कर दिया, सबको ग्रुप कर दिया, ग्रुप्स में डाल दिया. 3 डोमेन्स बना दिए उन्होंने. जो 3 मेजर ग्रुप्स बनाए उन्होंने, उनको कहा उन्होंने डोमेन्स, और 3 डोमेन्स में सारे ही ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया. अब कार्ल लूइस ने अपनी स्टडी स्टार्ट की आर्कीबैक्टीरिया से. उन्होंने स्टडी करना चाहा ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट्स में रहते थे और जिनकी स्टडी उस टाइम तक प्रॉपरली नहीं हो पाई थी. अब साइंटिस्ट ने उन ऑर्गेनिज्म को नेम तो दे दिया था आर्कीबैक्टीरिया, और कहा था कि वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड थे, जिनमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट थी, और वो प्रोकैरियोट्स थे, यानी उनके अंदर न्यूक्लियस या अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स एब्सेंट थे. उस टाइम पर साइंटिस्ट ने कहा कि वो ऑर्गेनिज्म आर्कीबैक्टीरिया थे और बैक्टीरिया से सिमिलैरिटीज रखते थे. बैक्टीरिया जैसे थे, बैक्टीरियाज भी होते हैं जैसे सिंगल सेल्ड ही होते हैं, और प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें भी न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं. तो साइंटिस्ट ने कह दिया ये भी बैक्टीरिया के जैसे ही हैं, पर बैक्टीरिया से थोड़े पुराने हैं, यानी एंशिएंट टाइम पे प्रेजेंट थे, एंशिएंट टाइम से चले आ रहे हैं. बैक्टीरिया से पहले से ही ये फॉर्म हो गए थे. जब अर्थ पर सबसे पहले अपन कहते हैं बैक्टीरियाज ही बने थे अर्थ पर. तो बैक्टीरिया में भी कौन से वाले बने थे, साइंटिस्ट ने कहा ये जो बैक्टीरिया है आर्कीबैक्टीरिया, जो बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट में रहते हैं, यही सबसे पहले अर्थ पर बने होंगे. उस टाइम में भी जो एनवायरनमेंट था वो हार्श ही था, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस थी. उस टाइम पर भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी. उस टाइम पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था. तो ये जो बैक्टीरिया है जिनको साइंटिस्ट ने कहा कि बैक्टीरिया जैसे ही हैं, आर्कीबैक्टीरिया है, ये भी बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस में, हार्श क्लाइमेट में रहती हैं. तो उन्होंने कहा साइंटिस्ट ने कि आर्कीबैक्टीरिया बहुत पहले के टाइम से लाइक 3.6 बिलियन ईयर्स एगो से ही प्रेजेंट हैं, एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पर, और ये बैक्टीरिया के जैसे ही हैं, इसलिए उन्होंने इनको नेम दे दिया आर्कीबैक्टीरिया. बैक्टीरिया क्यों कहा, क्योंकि वो सिमिलर थे बैक्टीरिया के. आर्की मीन्स एंशिएंट, यानी एंशिएंट टाइम से ही वो प्रेजेंट थे, बैक्टीरिया से पहले से ही वो एग्जिस्ट करते थे अर्थ पर. अब जब कार्ल लूइस ने इनको स्टडी किया प्रॉपरली, तब इनको पता चला कि इनमें बहुत सारे जो कैरेक्टर्स थे, जो बायोकेमिकल इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो डिफरेंट थे नॉर्मल बैक्टीरिया से. तो साथ में इनका डीएनए का जो सीक्वेंस था, डीएनए सीक्वेंस भी बहुत डिफरेंट था बैक्टीरिया से. आज जो मॉडर्न टाइम पे अपन क्लासीफाई करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, फिर तो उसके डीएनए के बेसिस पे करते हैं. जितना डीएनए दो ऑर्गेनिज्म का सिमिलर होता है, वो दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से उतने ही ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं. अब उस टाइम पे उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया, इनको कहना सही नहीं होगा क्योंकि बैक्टीरिया नहीं है, ये बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा अलग इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उनका डीएनए सीक्वेंस भी बैक्टीरिया से अलग है. अब इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या थे जो अलग थे, तो ये जो बैक्टीरिया जो नॉर्मली क्या करते हैं, बैक्टीरिया अपने न्यूट्रिशन अलग अलग तरह से लेते हैं. ये डेड और डिकेइंग जो मटेरियल है उससे न्यूट्रिशन ले सकते हैं. बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कर सकते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. पर बैक्टीरिया को सर्वाइवल के लिए मोस्टली ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है. या फिर ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं,
हैं तो उसमें भी जो रिएक्शंस होती हैं उनमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है इन्हें, और सनलाइट की प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। पर जो इन्होंने स्टडी किया आखिरी बैक्टीरिया को तो उनको पता चला कि ये विदाउट सनलाइट की एब्सेंट में भी फूड अपना प्रिपेयर कर लेते हैं, एनर्जी फॉर्म कर लेते हैं। एनर्जी फिर ये कैसे फॉर्म करते हैं, अदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं लाइक केमिकल्स होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड या अदर कोई भी केमिकल है, हाइड्रोजन सल्फाइड या अदर जो भी केमिकल है उनकी जो रिएक्शंस होती हैं और उन रिएक्शंस में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये उस एनर्जी को ही अपनी जो भी डेली रिक्वायरमेंट होती हैं, जो बॉडीली मूवमेंट होती हैं उनमें यूज़ कर लेते हैं। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट उनकी यहीं से कंप्लीट हो जाती है, तो उनको कोई भी अदर फूड स्टफ इनटेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये यहीं से जो भी इनकी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको फुलफिल कर लेते हैं। एक तो ये डिफरेंस होता है बैक्टीरिया ऐसा नहीं करते। सेकेंड डिफरेंस क्या होता है, बैक्टीरिया जो भी होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया है उनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकन। अब जब सेल वॉल की बात करते हैं तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि सेल वॉल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल होती ही नहीं है और प्लांट सेल में सेल वॉल बनी हुई होती है सेल्यूलोज से। प्लांट्स में बनी होगी सेल्यूलोज से। अब जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में सेल्यूलोज से नहीं बनी हुई होती, बैक्टीरिया में किससे बनी होती है, एक सब्सटेंस होता है पेप्टिडोग्लाइकन। बैक्टीरिया की जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है। अब जब इन्होंने आगे बैक्टीरिया की स्टडी की तब उनको देखा कि इनकी सेल वॉल जो है, सेल वॉल तो प्रेजेंट है इनमें भी, पर वो पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी हुई। वो किसकी बनी हुई है, अदर शुगर की बनी है और प्रोटीन की बनी है। अदर जो भी शुगर है पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन, इसकी बनी हुई होती है। तो ये भी डिफरेंस होता है। तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आर्की बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं। तो इन्होंने फिर आर्की बैक्टीरिया को नहीं माना कि इनको आर्की बैक्टीरिया नेम देना सही नहीं होगा, और फिर उन्होंने कहा कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको अपन थ्री डोमेन्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके पहले के साइंटिस्ट ने किंगडम दिए थे, तो किंगडम से भी बड़ा इन्होंने ग्रुप बना दिया, किंगडम्स को भी एक बड़े ग्रुप में रख दिया और उस ग्रुप को कहा फिर डोमेन। अब डोमेन इन्होंने कितने दिए, 3 डोमेन दिए। कौन कौन से दिए, फर्स्ट डोमेन आर्किया, सेकंड बैक्टीरिया एंड थर्ड यूकेरिया। अब इन्होंने जो आर्की बैक्टीरिया था कि जो भी ऑर्गेनिज्म थे आर्की बैक्टीरिया, उनको फिर आर्की बैक्टीरिया नहीं कहा, उनको ग्रुप में रख दिया किसमें, आर्किया। आर्किया में आ गए आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं जिनमें सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, उन्हें रख दिया बैक्टीरिया डोमेन में। उसके बाद जो भी बच गए रीटेकर ने जिनको रखा था, जिन ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी किंगडम में रखा था, उन सबको फिर उन्होंने डोमेन में रख दिया यूकेरिया। तो यूकेरिया के अंदर आ गए प्रोटिस्टा भी आ गए, मोनेरा भी आ गए, प्लांटी एंड फंजाई, प्रोटिस्टा भी आ गए, फंजाई भी आ गए, एनिमेलिया एंड प्लांटी। ये सारे इसके अंदर आ गए यूकेरिया के अंदर। और जो मोनेरा थे जिसके अंदर बैक्टीरिया थे, तो मोनेरा वाला जो किंगडम है वो आ गया बैक्टीरिया के अंदर। एंड आर्किया के अंदर आ गए आर्की बैक्टीरिया जिनमें सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी होती, बट ये होते प्रोकैरियोटिक ही हैं एंड सिंगल सेल। अब इन्होंने फिर और क्लासीफाई किया आर्किया को। फर्स्ट स्टडी करेंगे आर्किया की। आर्किया कब से एक्सिस्ट कर रहे हैं, 3.6 बिलियन ईयर्स अगो ही ये फॉर्म हो गए थे अर्थ पर। इतने टाइम से ये प्रेजेंट हैं, अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। आर्किया कहाँ पे रहते हैं, बहुत सी ज़्यादा जो हार्श एनवायरमेंट होते हैं लाइक
सॉल्ट लेग्स जो होती हैं, एसिड लेग्स जो होती हैं, जिन लेग्स में एसिड प्रेजेंट होता है, या जो सॉल्ट एवोपरेशन टैंक्स होते हैं सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए, जो टैंक्स होते हैं जिसमें सॉल्ट वाटर को कलेक्ट करके रखते हैं, वहाँ पे ये प्रेजेंट हो सकते हैं। वॉल्केनोज में प्रेजेंट हो सकते हैं। हॉट स्प्रिंग्स जो होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। ब्लैक स्मोकर्स जो होते हैं वहाँ हो सकते हैं। ब्लैक स्मोकर्स क्या होते हैं, जो ओशन या फिर सी है और उसके बॉटम पे वॉल्केनो लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें से स्मोक निकलता है ब्लैक कलर का, उसको कहते हैं ब्लैक स्मोकर्स। उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा जो हार्श क्लाइमेट्स होते हैं वहाँ पर, हार्श इन्वायरमेंट्स जो होती हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आर्किया। अब इन्होंने क्या किया, आर्किया को भी डिवाइड कर दिया 3 किंगडम्स में। कौन कौन से किंगडम्स को डिवाइड किया इन्होंने, Methanogens, Halophils, and Thermoacids। 3 किंगडम में डिवाइड कर दिया। फिर डोमेन आर्किया जो था उसको 3 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। अब मेथेनोजेंस में उन्होंने कौन से रखिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म रखिए जो अपनी एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, CO2, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उस एनर्जी प्रोडक्शन के टाइम पे ऑक्सीजन मीथेन गैस रिलीज होती है। क्या करते हैं, इनके अंदर रिएक्शंस चलती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, उससे प्रोड्यूस होती है फिर मीथेन गैस। मीथेन गैस का केमिकल फॉर्मूला CH4। अब ये कहाँ पे रहते हैं, जो पैडी फील्ड्स होती हैं, जो राइस की फील्ड्स होती हैं, राइस की फार्मिंग होती है और जो फील्ड में होती है, राइस कैसे ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो पॉन्ड्स बना देते हैं, फील्ड्स बना देते हैं जिसमें बहुत सारा पानी होता है, उनको कहते हैं पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स के अंदर मेथेनोजेंस प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर जो टर्माइट्स की कॉलोनी होती है, टर्माइट्स जो है इंसेक्ट, उसकी जो कॉलोनीज होती हैं उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। टर्माइट की गट के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, टर्माइट की जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर जो र्यूमिनेंट्स होते हैं, र्यूमिनेंट्स क्या होते हैं, जो सारे कैटल्स जिसके अंदर आ गए, काव है, बफेलो है, ये जिसके अंदर आते हैं, जिस ग्रुप के अंदर आते हैं उसको कहते हैं र्यूमिनेंट्स। र्यूमिनेंट्स के अंदर भी ये की गट में भी ये प्रेजेंट होते हैं। स्वॉम्प्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, स्वॉम्प जो एरियाज होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसी हार्श एनवायरमेंट कंडीशन में ये प्रेजेंट होते हैं। मेथेनोजेंस मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, इसे इनको क्या कहते हैं, मीथेन मेकर्स। इसको कॉमनली क्या कहेंगे, मेथेनोजेंस को मीथेन मेकर्स। हेलोफिल्स को कहते हैं सॉल्ट लवर्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको सॉल्टी कंडीशंस पसंद होती हैं, ऐसी कंडीशंस में रहते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर सॉल्ट प्रेजेंट हो। तो कौन सा एनवायरनमेंट होगा ऐसा, सॉल्ट एवेपोरेशन जो टैंक होते हैं, सॉल्ट के फॉर्मेशन के जो टैंक्स बनाते हैं या फील्ड्स बनाते हैं वहाँ पर रहते हैं ये। और जो सॉल्ट लेक्स होती हैं, लेक्स के अंदर जहाँ पर सॉल्ट प्रेजेंट है वहाँ पर रहते हैं हेलोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स कैसे होते हैं, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस में रहते हैं। अब एक्सट्रीम टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा हो चाहिए इनको, बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर होगा तो उस एनवायरनमेंट में रहेंगे, या फिर बहुत कम जब टेम्परेचर होगा तो उस एनवायरनमेंट में रहेंगे। या तो ये रहते हैं 60 डिग्री टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड एनवायरनमेंट में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, या फिर ये रहते हैं बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एनवायरनमेंट जब जहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर हो। आप ज़्यादा टेम्परेचर में कहाँ रह सकते हैं, ये वॉल्केनोज में रह सकते हैं, या फिर हॉट स्प्रिंग्स जो होती हैं वहाँ पे रह सकते हैं। और फिर कोल्ड एनवायरनमेंट कहाँ पे होंगी, अंटार्कटिक जो रीजन्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अंटार्कटिक साथ में जो पोलर कैप्स होती हैं, पोलर रीजन्स की जो आइस कैप्स प्रेजेंट होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये थे आर्किया। आर्किया कहाँ पे रहेंगे, एक्सट्रीम कंडीशंस में रहेंगे, यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनमें न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी हुई होती, शुगर और प्रोटीन की बनी होती, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी हुई। सेकंड जो ग्रुप है, सेकंड जो डोमेन दिया,
बैक्टीरिया सबको पता ही है, सुन रखा है सबने। बैक्टीरिया क्या होते हैं? सिंगल सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी इसके अंदर न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, और इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। अब ये ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया बहुत सी डिजीज़ भी कॉज करते हैं, इसलिए हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए, पर साथ में ये बहुत से बैक्टीरिया यूज़फुल भी होते हैं। अब यूज़फुल कैसे होंगे बैक्टीरिया? बहुत सारे बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट में। जो एयर प्रेजेंट है, जो गैसेस मिक्सचर प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है नाइट्रोजन का। पर नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में प्लांट्स के लिए यूज़फुल नहीं होती। प्लांट्स उसका यूज़ नहीं कर पाते। कैसे यूज़ करेंगे? जब उसके कंपाउंड बन जाएंगे नाइट्रोजन के, तब जाके उस नाइट्रोजन को यूज़ में ले पाते हैं। तो एनवायरनमेंट में जो गैसेस नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जिसको शो करते हैं, एंड उससे गैसेस नाइट्रोजन ये क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये उस नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके उसको फिक्स कर देते हैं, उसको कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं नाइट्रोजन की, और उसको फिर सॉइल के अंदर रोक के रखते हैं, फिक्स करके रखते हैं, और उसका यूज़ पे प्लांट्स कर पाते हैं। प्लांट्स उस रूट से अब्जॉर्ब कर लेती है उसको, और उसका फिर यूज़ कर लेती है नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन चाहिए, बहुत यूज़फुल है बॉडी के लिए। जो डीएनए होता है, डीएनए में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, और प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स भी में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो यूज़फुल नाइट्रोजन चाहिए प्लांट्स को, पर प्लांट्स जो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन नाइट्रोजन में उसका यूज़ नहीं कर पाते डायरेक्टली, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन को, उनके कंपाउंड बना देते हैं, फिर उन कंपाउंड्स का यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स डीएनए और प्रोटीन फॉर्मेशन में। तो ये हेल्पफुल होते हैं बैक्टीरिया। साथ में बहुत सारे बैक्टीरिया किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोजिशन में भी हेल्प करते हैं। अब ऐसे मान लो डेड ऑर्गेनिज्म रह जाएँ तो वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होगा। जो बॉडी बनी हुई होती है डेड ऑर्गेनिज्म की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसमें बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो दोबारा एनवायरनमेंट में पहुँचना ज़रूरी होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं बॉडी को, जो डेड बॉडी होती है उसको डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे जो भी सब्सटेंस बॉडी में प्रेजेंट है वो दोबारा से एनवायरनमेंट में या सॉइल में पहुँच जाते हैं, और फिर अदर ऑर्गेनिज्म उनका दोबारा यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ हो सकते हैं। वो ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूज़फुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया को दोबारा जो डिविजन्स में डिवाइड कर दिया, अब डिवीजन बना दिए बैक्टीरिया की, साइनोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। अब जो सारे नॉर्मल बैक्टीरिया हैं वो सारे नॉर्मल बैक्टीरिया आ गए यूबैक्टीरिया के अंदर, और साइनोबैक्टीरिया में फिर स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया आए जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और अदर पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, जिनकी हेल्प से साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर कर देते हैं। साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी। पहले इसको समझते थे पहले इन बैक्टीरिया को बैक्टीरिया कंसिडर नहीं करते थे। सब साइंटिस्ट क्या कंसिडर करते थे कि ये एल्गी है। एल्गी क्या होती है? मल्टी सेलुलर होती है, इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करती है। तो साइनोबैक्टीरिया में भी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेते हैं, इसलिए इसको एल्गी कंसिडर करते थे, मल्टी सेलुलर समझते थे। या फिर बाद में पता भी चल गया था कि नहीं ये सिंगल सेल होते हैं, फिर भी उनको एल्गी कंसिडर करते थे। फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये बैक्टीरिया से ज़्यादा सिमिलर है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है या कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बैक्टीरिया से ज़्यादा सिमिलरिटीज़ रखते हैं। इनको फिर कहा साइनोबैक्टीरिया। कैसे होते हैं? ये ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं, इनके अंदर जो पिगमेंट होते हैं वो ब्लू और ग्रीन कलर के होते हैं, और फोटोसिंथेसिस से ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जो बैक्टीरिया का अदर मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं, ये डेड और डिकेइंग सब्सटेंस पे फीड कर सकते हैं, शुगर पे फीड कर सकते हैं, या फिर ये किसी ऑर्गेनिज्म को किल करके उसको उस पर फीड कर सकते हैं। तो वेरियस मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग ये यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया को टू किंगडम्स में, टू डिविजन्स में डिवाइड किया, उसने साइनोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया।